और अगर आप भी इस बार चारधाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरा रोड मैप है, क्योंकि अक्सर लोग किसी न किसी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज लेते हैं और 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक खर्च कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम बजट में खुद प्लान बनाकर बिना किसी परेशानी के चारधाम यात्रा पूरी कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा आइटिनरी देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं यात्रा के सही क्रम की। धार्मिक मान्यता के अनुसार चारधाम यात्रा इस क्रम में की जाती है: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और सबसे लास्ट में बद्रीनाथ धाम। अब सवाल आता है, आखिर यह यात्रा इसी क्रम में क्यों की जाती है? तो इसके पीछे दो बड़े कारण हैं, धार्मिक और भौगोलिक। पहला कारण है धार्मिक मान्यता। ऐसा माना जाता है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत मां यमुना से होती है, जो जीवन की शुरुआत और शुद्धता का प्रतीक है। इसके बाद आती है मां गंगा, जो पापों को धोकर आत्मा को पवित्र करती है। फिर आता है केदारनाथ, जहां भगवान शिव की आराधना होती है, जो मोक्ष के मार्ग को खोलते हैं। और अंत में आता है बद्रीनाथ धाम, जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है, जो मोक्ष और शांति का अंतिम पड़ाव माना जाता है। यानी यह यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि से लेकर मोक्ष तक की एक आध्यात्मिक यात्रा है। और दूसरा कारण है भौगोलिक, जियोग्राफिकल। अगर आप मैप पर देखें तो ये चारों धाम एक क्लॉकवाइज दिशा में पड़ते हैं। इस क्रम में यात्रा करने से रास्ता व्यवस्थित रहता है, अनावश्यक बैक ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती और यात्रा ज्यादा आसान और सुगम हो जाती है। इसलिए चाहे आप धार्मिक कारण से जाएं या प्रैक्टिकल रीजन से, यह क्रम ही सबसे सही और रिकमेंडेड माना जाता है। अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की सबसे जरूरी तैयारी की, जो आपकी पूरी यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाती है। सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन। यह पूरी तरह अनिवार्य है, इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। इसके बाद जरूरी सामान की बात करें तो गर्म कपड़े जरूर रखें, क्योंकि मई जून में भी ऊंचाई पर ठंड महसूस होती है। साथ ही रेनकोट रखें, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है। अपने साथ पावर बैंक, जरूरी दवाइयां और ORS जरूर रखें, ताकि किसी भी स्वास्थ्य समस्या से बचा जा सके। थोड़ा कैश भी साथ रखें, क्योंकि हर जगह ATM की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। अब कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। कोशिश करें कि रोज सुबह 5 बजे यात्रा शुरू करें, ताकि आप समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें और भीड़ से भी बचें। मौसम पर हमेशा नजर रखें, क्योंकि पहाड़ों में मौसम अचानक बदल जाता है। और सबसे जरूरी बात, अपने प्लान में हमेशा 2 अतिरिक्त दिन जरूर रखें, ताकि किसी भी देरी या मौसम की समस्या के कारण आपकी यात्रा प्रभावित न हो। और अब बात करते हैं कि आप चारधाम यात्रा को डे बाय डे कैसे प्लान कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यात्रा की शुरुआत होती है पहले दिन से, यानी डे 1, जब आप अपने शहर से हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद शाम का समय आपके लिए बेहद खास होने वाला है। जलती हुई दीपों की रोशनी, गूंजती हुई घंटियां और गंगा मैया की आरती, ये सब मिलकर आपकी यात्रा की एक शानदार और सकारात्मक शुरुआत करते हैं। इस दिव्य अनुभव के बाद आप रात में हरिद्वार में ही रुकें, ताकि अगले दिन की यात्रा के लिए आप पूरी तरह तैयार और ऊर्जावान रह सकें। अब बात करते हैं डे 2 की। अगले दिन सुबह जल्दी निकलें और अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं बड़कोट की ओर। ये सफर लगभग 180 किलोमीटर का होता है, जिसे पूरा करने में करीब 7 से 8 घंटे लगते हैं। रास्ते में आपको पहाड़ों की खूबसूरती, घुमावदार रास्ते और ठंडी हवाओं का शानदार अनुभव मिलेगा, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। दिन भर के सफर के बाद शाम तक आप बरकोट पहुंच जाएंगे, जहां आप आराम से रात का स्टे करें, ताकि अगले दिन की यात्रा के लिए खुद को तैयार कर सकें। अब आते हैं डे 3 पर, जो आपकी यात्रा का पहला धाम दर्शन है। सुबह बरकोट से निकलकर आप पहुंचेंगे जानकी चट्टी, जहां से यमुनोत्री धाम के लिए लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। यह ट्रैक काफी खूबसूरत और आध्यात्मिक अनुभव से भरा होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार पैदल, घोड़े या डोली का विकल्प चुन सकते हैं। रास्ते में पहाड़ों के बीच बहती यमुना नदी और प्राकृतिक नजारे आपकी यात्रा को और भी खास बना देते हैं। मंदिर पहुंचकर मां यमुना के पवित्र धाम में दर्शन करें और वहां के गर्म कुंड का भी अनुभव लें, जो इस स्थान की खास पहचान है। दर्शन के बाद आप वापस उसी रास्ते से नीचे आएं और फिर बरकोट लौट जाएं। रात को बरकोट में ही रुकें, ताकि अगले दिन की यात्रा के लिए आप आराम कर सकें और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। अब बात करते हैं डे 4 की। आज का दिन आपकी यात्रा में थोड़ा आरामदायक रहने वाला है। सुबह बरकोट से निकलकर आप पहुंचेंगे उत्तरकाशी, जो लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये सफर ज्यादा लंबा नहीं है,
इसलिए आप आराम से रास्ते का आनंद लेते हुए वहां पहुंच सकते हैं। उत्तरकाशी एक बेहद शांत और धार्मिक माहौल वाला शहर है जो भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पहुंचने के बाद आप शाम को आराम करें, हल्की फुल्की वॉक करें और चाहें तो आसपास के मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है आराम करना और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करना, ताकि आपकी यात्रा बिना थकान के आगे बढ़ सके। अब बात करते हैं डे 5 की। आज का दिन है गंगोत्री धाम के पवित्र दर्शन का। सुबह जल्दी उत्तरकाशी से निकलें और लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करके गंगोत्री धाम पहुंचे। यह रास्ता बेहद खूबसूरत है, जहां आपको भागीरथी नदी के साथ साथ चलते हुए शानदार पहाड़ी नजारे देखने को मिलते हैं। इस धाम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कोई ट्रैक नहीं करना पड़ता। पूरा रास्ता सड़क से जुड़ा हुआ है, जिससे यात्रा काफी आसान हो जाती है। मंदिर पहुंचकर मां गंगा के उद्गम स्थल के दर्शन करें और उस दिव्य वातावरण को महसूस करें जो मन को शांति और ऊर्जा से भर देता है। दर्शन करने के बाद उसी दिन वापस उत्तरकाशी लौट आएं और वहीं रुकें, ताकि अगले दिन की यात्रा के लिए आप फिर से तैयार हो सकें। अब बात करते हैं डे 6 की। यह आपकी यात्रा का अगला बड़ा और थोड़ा लंबा चरण होता है। सुबह उत्तरकाशी से निकलकर आप बढ़ेंगे सोनप्रयाग की ओर। यह सफर लगभग 250 किलोमीटर का होता है, जिसे पूरा करने में करीब 9 से 10 घंटे लग सकते हैं। रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए आपको कई खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे। नदियां, घाटियां और घुमावदार सड़कें इस सफर को यादगार बना देती हैं। शाम तक आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। यहां से केदारनाथ यात्रा की तैयारी शुरू होती है, इसलिए थोड़ा आराम करना जरूरी है। रात को आप सोनप्रयाग या नजदीकी जगह सीतापुर में रुक सकते हैं, जहां आपको अच्छे स्टे ऑप्शन मिल जाते हैं और अगली सुबह केदारनाथ के लिए निकलना आसान रहता है। अब आते हैं डे 7 पर। यह आपकी यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे दिव्य दिन होता है। सुबह जल्दी उठें और सोनप्रयाग से शेयर जीप लेकर गौरीकुंड पहुंचे। यहीं से शुरू होता है केदारनाथ धाम का प्रसिद्ध 18 किलोमीटर लंबा ट्रैक। यह ट्रैक कठिन जरूर है, लेकिन हर कदम पर आपको आस्था, प्रकृति और ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार पैदल, घोड़े या पिट्ठू डोली का विकल्प भी चुन सकते हैं। रास्ते में हर हर महादेव के जयकारे और बर्फ से ढकी चोटियों के दृश्य आपको लगातार प्रेरित करते रहेंगे। शाम तक आप पवित्र केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे, जहां भगवान शिव के दर्शन आपकी सारी थकान दूर कर देंगे। रात को यहीं केदारनाथ में ही रुकें। आपको यहाँ होटल और टेंट दोनों के विकल्प मिल जाते हैं, ताकि आप अगली सुबह आराम से दर्शन कर सकें। सुबह जल्दी उठकर केदारनाथ टेम्पल में भगवान शिव के पवित्र दर्शन करें। सुबह का समय यहाँ सबसे शांत और दिव्य होता है, जहाँ बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच मंदिर का दृश्य मन को गहराई से छू जाता है। दर्शन के बाद आप नीचे उतरना शुरू करें। लगभग 18 किलोमीटर का यह ट्रैक वापस गौरीकुंड तक आता है, जहां से आप आगे शेयर जीप लेकर सोनप्रयाग पहुंचेंगे। दिन भर की इस यात्रा के बाद आप सोनप्रयाग में ही रुकें, ताकि शरीर को पूरा आराम मिल सके और अगले चरण के लिए आप फिर से तैयार हो जाएं। अब बात करते हैं डे 9 की। केदारनाथ धाम के बाद अब आपकी यात्रा बढ़ती है अगले पड़ाव की ओर। सुबह सोनप्रयाग से निकलकर आप पहुंचेंगे जोशीमठ, जो बद्रीनाथ धाम का मुख्य बेस माना जाता है। यह सफर लगभग 160 किलोमीटर का होता है और रास्ते में आपको अलकनंदा नदी के किनारे किनारे चलते हुए बेहद सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। शाम तक जोशीमठ पहुंचने के बाद आप यहीं रुक सकते हैं, या फिर पास के शांत स्थान पीपलकोटी में भी नाइट स्टे कर सकते हैं, जहां आपको अच्छे होटल और आरामदायक माहौल मिल जाएगा। अब बात करते हैं डे 10 की, आपकी 4 धाम यात्रा का अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण धाम। सुबह आप पहुंचेंगे बद्रीनाथ धाम, जहां भगवान विष्णु के दर्शन आपकी पूरी यात्रा को पूर्णता देते हैं। यहाँ का दिव्य वातावरण और अलकनंदा नदी के किनारे बसा मंदिर मन को गहरी शांति देता है। दर्शन करने के बाद आसपास की खास जगहों को जरूर एक्सप्लोर करें। सबसे पहले जाएं माना विलेज, जिसे भारत का प्रथम गांव कहा जाता है, और यहाँ की संस्कृति और माहौल बेहद खास है। इसके बाद देखें भीम पुल, एक प्राकृतिक चट्टान का पुल जो महाभारत से जुड़ी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर आपको पवित्र सरस्वती नदी उद्गम स्थल के दर्शन भी होते हैं। मान्यता है कि सरस्वती नदी का उद्गम यहीं से होता है और यही वह दुर्लभ स्थान है जहां आप इस पवित्र नदी को प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा यह नदी कहीं और दिखाई नहीं देती। यहाँ पर आप पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी 2 बेहद खास जगहों के भी दर्शन कर सकते हैं, व्यास गुफा और गणेश गुफा। मान्यता है कि इसी गुफा में महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, जबकि भगवान गणेश ने उसे लिखा था।
माना गांव की यात्रा इन स्थानों के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए यहाँ आकर इन पवित्र जगहों के दर्शन जरूर करें। यह अनुभव आपकी पूरी यात्रा को और भी खास बना देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहीं से स्वर्गारोहिणी और वसुधारा वाटरफॉल के लिए ट्रैक भी शुरू होता है। यह रास्ता न केवल रोमांच से भरा हुआ है, बल्कि इसका गहरा पौराणिक महत्व भी है। मान्यता है कि पांडव इसी मार्ग से स्वर्ग की ओर गए थे। वसुधारा फॉल्स लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने का ट्रैक आपको हिमालय की अद्भुत सुंदरता से रूबरू कराता है। ऊंचाई से गिरता झरना, चारों तरफ बर्फीली चोटियां और शांत वातावरण इस जगह को बेहद खास बना देते हैं। इन सभी जगहों के दर्शन के बाद आप बद्रीनाथ में ही रात का स्टे करें, ताकि अगले दिन आराम से अपनी वापसी यात्रा शुरू कर सकें। अब बात करते हैं आपकी यात्रा के आखिरी 2 दिनों की। डे 11। सुबह बद्रीनाथ धाम से निकलकर आप बढ़ेंगे रुद्रप्रयाग की ओर। ये सफर लगभग 150 किलोमीटर का होता है और रास्ते में आपको अलकनंदा नदी के साथ साथ चलते हुए कई खूबसूरत संगम स्थल देखने को मिलते हैं। रुद्रप्रयाग वही पवित्र स्थान है जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है, जो इस जगह को और भी खास बना देता है। शाम तक रुद्रप्रयाग पहुंचकर यहीं नाइट स्टे करें। इसके बाद हम बात करते हैं डे 12 की। यात्रा के अंतिम दिन आप रुद्रप्रयाग से निकलकर वापस हरिद्वार पहुंचेंगे। यह सफर लगभग 160 से 170 किलोमीटर का होता है। हरिद्वार पहुंचते ही आपकी 12 दिनों की पवित्र 4 धाम यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाती है। यहाँ से आप अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, अपने साथ लेकर ढेर सारी यादें, आध्यात्मिक अनुभव और एक अद्भुत यात्रा की संतुष्टि। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज की, आपका बजट। अगर आप 4 धाम यात्रा खुद प्लान करते हैं तो आपका खर्च काफी कंट्रोल में रह सकता है। ट्रांसपोर्ट का खर्च लगभग 8,000 से 10,000 तक आ सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप बस, शेयर टैक्सी या प्राइवेट वाहन से यात्रा कर रहे हैं। रहने के लिए आपको 800 से 1,000 प्रति रात में अच्छे होटल या धर्मशाला आसानी से मिल जाते हैं। खाने पीने का खर्च लगभग 300 से 500 प्रतिदिन के बीच रहता है, जिसमें साधारण और पौष्टिक भोजन मिल जाता है। अब बात करते हैं केदारनाथ ट्रैक की। अगर आप पैदल जाते हैं तो यह बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप घोड़ा, पिट्ठू या डोली लेते हैं तो इसका खर्च 1,000 से 3,000 या उससे अधिक भी हो सकता है, जो आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर पूरी 4 धाम यात्रा का बजट लगभग 15,000 से 20,000 के बीच आराम से मैनेज हो जाता है, अगर आप सही प्लानिंग के साथ यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहाड़ों की यात्रा जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही संवेदनशील भी होती है। सबसे पहले मौसम पर हमेशा नजर रखें। यहाँ मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है, इसलिए हमेशा तैयार रहें। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड होना काफी आम बात है, खासकर बारिश के समय, इसलिए यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। कई जगहों पर आपको नेटवर्क की समस्या भी हो सकती है, इसलिए जरूरी जानकारी पहले से सेव करके रखें और अपने परिवार को अपनी यात्रा की अपडेट देते रहें। और सबसे जरूरी बात, केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए स्टे और दर्शन की बुकिंग पहले से जरूर कर लें, क्योंकि सीजन में यहाँ काफी भीड़ होती है और बिना बुकिंग के आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से अपना पूरा प्लान तैयार करते हैं तो यकीन मानिए आप बिना किसी ट्रैवल एजेंसी के भी अपनी 4 धाम यात्रा को बेहद आसान और सफल बना सकते हैं। सही प्लानिंग के साथ आप न सिर्फ कम बजट में यात्रा पूरी कर पाएंगे, बल्कि बिना किसी परेशानी के हर धाम के दर्शन भी आराम से कर सकेंगे। कम खर्च में, बेहतर मैनेजमेंट के साथ और पूरी सुविधा के साथ आप अपनी यह पवित्र यात्रा यादगार बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही ट्रैवल गाइड और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए चैनल घुमक्कड़ डायरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर में। धन्यवाद।